स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। जैसे कि आपको पता है सितंबर की फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें आपका 50% सिलेबस कवर किया जा रहा है और आपके MCQs आएंगे 50 मार्क्स के। तो इसी के बेस पे आज हम चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का एक ब्रॉडली रिविज़न करेंगे। ओके, मेन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्लासिफाइड किया गया, क्योंकि एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग स्टडी करना, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, इट्स सो टिपिकल। इसलिए हम क्या कहते हैं, क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले आए थे साइंटिस्ट डॉबनर ने अपना ट्राइड्स का फॉर्मूला दिया, जिसमें 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया और उसमें फर्स्ट एंड लास्ट या फर्स्ट एंड थर्ड दोनों एलिमेंट्स का एवरेज निकालने पर वो फर्स्ट के एटॉमिक मास के बराबर था। क्लियर, इन्हें हमने कहा ट्राइड। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्राइड्स का रूल किसने दिया था? डॉबनर ने दिया था 1817 में। ओके, चलिए, और किसके बेस पे रखा गया था? एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया था। क्लियर दैट। चलिए, फिर उसके बाद आया न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये इन्होंने क्या दिया? इन्होंने म्यूज़िक के 7 वर्ड सा रे गा मा पा दा नी के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और क्या बेस रखा था? एटॉमिक मास ही बेस रखा गया, क्योंकि उस टाइम तक ये माना गया था कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो आउट करता है वो उसका एटॉमिक मास ही होता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद उन्होंने अपना ऑक्टेव्स का लॉ दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया? न्यूलैंड ने कौन सा प्रिंसिपल दिया, कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? द आंसर इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। किसके बेस पे दिया? म्यूज़िक के 7 वर्ड्स के बेस पर। और ये कहाँ तक एप्लीकेबल है? फिर इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स आए। ये सिर्फ कैल्शियम तक, जिसका एटॉमिक मास होता है 40 तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ये रिफ्यूज़ कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस ये भी आ सकता है, न्यूलैंड की कौन कौन सी कमियां रह गई, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में कौन कौन सी कमियां रह गई थी। ठीक है, जैसे कि उस टाइम तो सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट है नेचर में, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। फिर उसके बाद आया था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किसके बेस पर दी? एटॉमिक मास के बेस पर उन्होंने एलिमेंट्स को रखा था। मेंडलीव ने कितने ग्रुप्स बनाए, कितने पीरियड्स बनाए? कितने ग्रुप्स बनाए थे? 8 ग्रुप्स बनाए थे और 6 पीरियड्स बनाए गए थे। क्लियर दैट। चलिए, और उस टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे? ओनली 63 एलिमेंट्स। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कमियाँ आ गई? सबसे पहले कमी क्या थी? हाइड्रोजन की पोजीशन, जो कि स्टेबल नहीं थी। ठीक है, और उस टाइम तक सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, उसके बाद नोन नहीं थे। चलिए भाई, उसके बाद आई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया था, जबकि मेंडलीव ने किया था एटॉमिक मास के बेस पर। किसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल दिया? हेनरी मोजले ने। कौन सी ईयर में? 1913। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। ओके, चलिए, फिर उसके बाद इसमें क्लासीफाई किया गया, ये हम चार्ट देख सकते हैं। इसमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में क्लासीफाई किया गया। स्टार्टिंग में जो आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस आर मेटल्स। जो येलो पोर्शन दिखा है, दिस इज़ नॉन मेटल्स, एंड द पिंक पोर्शन इज़ कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से हैं? जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ओके, चलिए भाई, अब इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और भी पुटअप किया सकते थे। एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ती है, घटती है? बाय द ग्रुप्स एंड बाय द पीरियड्स। ओके, जैसे मैंने आपको साइड में ये लिख के बताया भी था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज द मूविंग लेफ्ट। जब लेफ़्ट से हम राइट की ओर चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होती है, माइनस होती है। और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो एटम का साइज़ बढ़ता है। एटम साइज़ मतलब क्लासेस का नंबर बढ़ता चला जाता है। ओके, फिर उसके बाद न्यूक्लियर जो चार्ज है लेफ़्ट से राइट जाने पर बढ़ता है,
और जो टेंडेंसी होती है, किसकी टेंडेंसी? टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो लेफ़्ट टू राइट चलने पर माइनस यानी कि घटती चली जाती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है। देन नाउ न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी मेटेलिक जो चार्ज है, मेटेलिक चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, जिससे कि एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो लेफ़्ट से राइट चलने पर डिक्रीज़ होता है, और जबकि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे चलने पर वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। दैट्स इट। चलिए अब है आपका चैप्टर नंबर 6, वेरी मोस्ट लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ में या हमारी बॉडी में जितने सारे प्रोसेस हैं वो हमने स्टडी किए थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 में। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, हम अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और बॉडी को मेंटेन कैसे रखते हैं। देन आफ्टर न्यूट्रिशन के बाद हमने प्लांट्स में पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था, फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स में, फिर रेस्पायरेशन, यू नो टेक इन ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड रेस्पायरेशन। उसके 3 प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें से कि आप और इसके बाद और भी प्रोसेस पढ़े हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी में न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यू नो ट्रांसपोर्टेशन one place to another, going one place to another, and then transportation in plants। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? ओनली इन प्लांट्स। प्लांट अपना फूड बनाते हैं, यस। कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके बाद सनलाइट एसेंशियल क्यों है? एसेंशियल सनलाइट क्यों है? कि वही एनर्जी का सबसे बड़ा क्या है? सोर्स है। इसके बाद ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन पढ़ा था, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेकर एनस तक, जो जो इनमें वर्क होते हैं, इसमें हार्मोन्स कौन से और कौन से एंजाइम्स होते हैं, सब हमने पढ़े थे। इसमें आप इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। जैसे सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है, जो करता क्या है? शुगर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करता है। स्टमक में, स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है जिसमें फूड एंटर करने के बाद, यस, स्टमक में जाने के बाद कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 टाइप के सिक्रीशन निकलते हैं। वन इज म्यूकस, जो बेस को स्लेमी बनाता है, यस, और HCl के इफेक्ट को स्टमक की वाल पे असर होने से रोकता है, इफेक्ट होने से रोकता है। और सेकेंड HCl प्रोड्यूस होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। दैट्स इट। एंड और उसके बाद फिर हमने देखा था डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। किसको? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। चलिए भाई नेक्स्ट इसके बाद है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हमने पढ़ा था, यस, रेस्पायरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन पायरुवेट एसिड, साइटोप्लाज्म, यू नो सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है, विदाउट न्यूक्लियस। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और प्लस एनर्जी रिलीज होती है। फिर पायरुवेट 3 कंडीशंस में टूटता है या ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट कंडीशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि यीस्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यीस्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में पायरुवेट है या ग्लूकोज से इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में चेंज हो जाता है। और ऑक्सीजन की अगर कमी है, जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, तो क्या होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है पर हमें नहीं मिल पाती, उसे कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसे कमी हो जाना। उस कंडीशन में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे जो स्केलेटन है या बोन्स हैं, बोन्स के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पर पेन होता है। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और एनर्जी में चेंज हो जाता है। ओके, चलिए इसके बाद और बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।